मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेमन को जिस जज ने फांसी की सजा सुनाई और देश का सबसे बड़ा आपराधिक मुकदमा चलाया और जिस जज ने फिल्म स्टार संजय दत्त को भी सजा सुनाई, उनका नाम है जस्टिस पीडी कोदे। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने जस्टिस कोदे से खास बातचीत की है। 12 मार्च 1993 के मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाके का मुकदमा न केवल भारत का बल्कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल मुकदमों में से एक था। कई सालों तक यह मुकदमा मुंबई की टाडा अदालत में चला। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं तब के विशेष टाडा जज पीडी कोदे, जो कि बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट में जज हुए और इस वक्त वे रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। कोदे साहब, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज पूरे दुनिया भर में डेथ पेनल्टी के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। अमेरिका के अब कुछ इक्का दुक्का राज्य ही बचे हैं जहां पर की डेथ पेनल्टी दी जाती है। यूरोप में डेथ पेनल्टी नहीं है। कई दूसरे देश भी जो है अब डेथ पेनल्टी के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। भारत में भी डेथ पेनल्टी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। आपका निजी मत क्या है? मौत की सजा दी जानी चाहिए या नहीं? और अगर दी जानी चाहिए तो फिर समाज के लिए उसकी उपयोगिता क्या है आपकी नजर में? देखो, मैं एक न्यायाधीश करके काम कर चुका हूं और न्यायाधीश का ये काम होता है कि देश के जो कानून है उसके अंतर्गत उसको काम करना पड़ता है। अभी निजी आपने जो निजी राय वो मुझसे जो पूछी, तो मैं इतना ही कहूंगा कि मैं अपने देश के कानून पर सबसे गाढ़ा विश्वास रखता हूं और हमारा कानून ये समय के साथ आगे चल रहा है। आज हमारे कानून व्यवस्था को अगर लगता है कि भारत देश के लिए या इधर के यहाँ के जो गुनहगार लोग जो है वो काम करते हैं और इसकी परिस्थितियों अनुसार ये शिक्षा देना जरूरी है, तो मेरे हिसाब से भी ये देना जरूरी है। तो मतलब आपको लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट की डेटरेंस वैल्यू है समाज में और उसको बरकरार रहना चाहिए? देखो, ये कैपिटल पनिशमेंट सिर्फ डेटरेंस के लिए नहीं दी जाती है। सब एस्पेक्ट का ख्याल करके जब देश की संसद और देश के उच्चतम न्यायालय जब कहते हैं कि ये शिक्षा देना जरूरी है, इसका मतलब आज ये शिक्षा की जरूरत है। शायद आगे चल के ऐसा समय आ जाएगा जब यहाँ के लोग दूसरे के अधिकार का पूरा ख्याल रखेंगे, तभी शायद ये शिक्षा की जरूरत नहीं रहेगी। अगर जरूरत नहीं रहेगी तो अपने कानून से निकाली जाएगी। जाहिर है किसी को मौत की सजा देना बहुत ही कड़ा फैसला होता है और एक इंसान के नाते जब आप ये फैसला सुनाते हैं टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ, तो ऐसे में आप उन मानवीय भावनाओं को कैसे सुन्न कर पाते हैं, कैसे एनेस्थेसाइज कर पाते हैं उनको? देखो, ये बात जरूर है कि समाज ही कानून बनाता है, लेकिन दूसरी बात इतनी सच है कि कानून समाज के लिए है। इसीलिए जब ऐसा फैसला आता है कि ये शिक्षा में मौत की शिक्षा देना जरूरी है, तो वो समाज के लिए होता है, लेकिन क्या देश के लिए होता है। और अगर वो जरूरी वो वक्त है तो शिक्षा मेरे ख्याल से देना जरूरी है। दूसरी चीज, कौन सी भी सजा जो देती है वो किसी आदमी को नहीं दी जाती। वो आदमी में जो एलिमेंट होता है, क्रिमिनल एलिमेंट जो होता है, जिसकी वजह से वो गुनाह करता है, वो निकालने के लिए दी जाती है कि ये आदमी बाकी समाज में रहने के लिए काबिल नहीं है। अगर ये रह गया तो इससे बहुत संगीन डर, धोखा या डेंजर समाज को हो सकता है, तभी ये सजा दी जाती है। आपने जिन लोगों को मौत की सजा सुनाई उनमें से एक प्रमुख आरोपी है याकूब मेमन। याकूब मेमन के बारे में अगर बात करें, जैसा कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान मैं भी जब आता था तो मैं देखता था कि एक उसके साथ एक याकूब मेमन ने अदालत के तमाम वकीलों के साथ, प्रोसिक्यूटर्स के साथ
आपके साथ जो है अपने व्यवहार से एक पर्सनल कनेक्ट सा बना लिया था। होली दिवाली जैसे त्योहारों पर वो विश भी करता था और सबसे पढ़ा लिखा आरोपी भी था। तो एक जज के नाते आपने काफी ऑब्जर्व किया, उसने कई कई घंटे आपके सामने गुजारे हैं कटघरे में। आपकी नजर में वो किस तरह का आरोपी था याकूब मेमन? तो आरोपी होता है, ऐसे उसमें तो हम ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं करते। और अभी क्या है ना कि पुराने ज़माने में न्यायालय से ज़्यादा लोग वाकिफ नहीं थे, अभी लोग न्यायालय से भी वाकिफ हो जाते हैं। इसलिए न्यायालय के सामने जो जो चीज़ें करती है उसका उनको देने के सज़ा पर कोई परिणाम नहीं होता है। सज़ा जो दी जाती है वो उन्होंने किए हुए कृत्य उसके लिए अपने देश में जो सज़ा मुकर्रर की है वो अपेक्स कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए हैं सज़ा मुकर्रर करने के लिए वो इसका विचार कर जाता है। वो कोर्ट के सामने कैसा पेश आया, कैसा उसने बोल दिया, इस पे ज़्यादा तो कोई प्रभाव नहीं होता है। और ये केस में तो 140 आरोपी थे। 140 आरोपी अगर देखें तो मुझे हर दिन में 5 घंटे का कोर्ट था, यानी 360 मिनट थे। तो 360 मिनट में मैं काम करूं या बाकी लोगों की रिएक्शन देखूं। लेकिन आपने एक जो बात कहा वो बात सही है कि ये पढ़ा लिखा था। तो पढ़ा लिखा आदमी हम हमेशा समझदारी से चीज़ें करते हैं, इसीलिए उसने क्या रिएक्शन दी उसका मेरे ख्याल में तो उसकी सजा देने पर कोई ज़्यादा ही नहीं रहेगा। एक और आरोपी जो चर्चित रहे, फिल्म स्टार संजय दत्त भी आपके सामने आरोपी थे। आपने उन्हें 6 साल जेल की सजा सुनाई थी और सजा सुनाते वक्त आपने एक वाक्य भी बोला था कि तुम 100 साल तक एक्टिंग करो, मैं तो सिर्फ 6 साल ले रहा हूं तुम्हारे। संजय दत्त आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, बड़ा एक्टर है, मैं इतना ही बोलूँगा कि मेरे सामने जो वो था तभी इसने कभी, अब वो सेलिब्रिटी है इसलिए न्यायालय से सौदेबाजी करने का कोई उसने प्रयास कभी नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगा कि वो बहुत कोई एक खानदानी परिवार से आया था। वो खानदानी परिवार के लोग जैसे पेश आएंगे वैसा ही कोर्ट के सामने पेश आया। तो ये संजय दत्त ने मुझे बोला कि ये केस में जो है, केस चालू है, केस का फैसला आया नहीं, लेकिन कुछ लोग सरकारी पक्ष के हमेशा उसका कहाँ भी उल्लेख करने का है तभी बोलते हैं कि ये टेररिस्ट है। तो मुझे कोर्ट को कहा उसने कि मैं एक केस में फैसला किया जाए कि मैं टेररिस्ट हूँ या नहीं, क्योंकि मैं खुद तो टेररिस्ट हूँ नहीं, मैं अच्छे खानदान से आया हूँ। लेकिन आप जब फैसला सुनाएंगे तो वे इस चीज़ का भी आप कह देना कि मैं टेररिस्ट हूँ या नहीं। जब फैसले की नौबत आ गई तो संजय को मैं दोषी पाया, लेकिन उसको मैं आर्म्स एक्ट में दोषी पाया, क्योंकि उसने अवैध तरीके से 2 पिस्तौल हस्तगत किए थे, अपने पोजीशन में रखे थे। लेकिन टाड़ा में उस पर कौन सा भी आरोप उस पर साबित हुआ नहीं। इसीलिए मुझे उसकी ये जो मांग थी उसके बारे में बोलना पड़ा कि आई हैव नॉट फाउंड योरसेल्फ टू बी अ टेररिस्ट। एक्टर तो अच्छा ही है, वो जो संजय दत्त जो एक्टर है उसका या वो धंधे का एक केस से कोई ताल्लुकात नहीं था। तो उसकी उम्र देख के मुझे कहना पड़ा कि जिंदगी के हिसाब से 6 साल कुछ भी नहीं है। मैं ये चाहता था कि वो टूट नहीं जाए, आगे उभर जाए। ये सजा भुगतने के बाद में वो जिस माध्यम से अपने लिए या फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करता था वैसे ही वो काम कर सके, इसीलिए उसका हौसला रखना, ये भी बराबर रखना, उसका या
सिर्फ उसका ही नहीं, बाकी सब आरोपी का। क्या आपको इस बात का मलाल रहेगा कि दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन जो मुंबई बम कांड के वांटेड आरोपी हैं, वो आपके सामने कटघरे में नहीं खड़े हो पाए मुकदमे के दौरान? नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा। अभी ये लोग सामने आए नहीं, ये बाहर पनाह ले रहे। और मुझे जैसी अपनी न्याय संस्था पे विश्वास है, वैसे ही महाराष्ट्र में, और मैं बंबई में रहता हूँ इस पर, इसलिए बंबई पुलिस पर, महाराष्ट्र पुलिस पर, देश की पुलिस पर और देश के सब फोर्सेस पर विश्वास है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये लोग कुछ अटेम्प्ट नहीं कर रहे। उनकी पूरी बात, अगर ये उन लोगों को कोर्ट के सामने अगर नहीं ला सकते हैं तो उसमें उनका कसूर कम है। ये लोग जो बाहर भाग गए हैं, ये बहुत बड़ी रुकावट है, इसीलिए वो सामने आए नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो बोलूंगा कि कोर्ट के सामने आना ये उनके लिए चांस है कि साबित करे कि हम इसमें नहीं थे। अगर वो नहीं आते हैं, इसका मतलब क्या है, वो साफ है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी को दाऊद इब्राहिम ने फोन करके कहा था कि वो भारत वापस आना चाहता है और उसकी कुछ शर्तें हैं। आपको लगता है कि उन शर्तों को मानकर जो है दाऊद को वापस भारत बुला लेना चाहिए था? देखो, अभी ये कब हुआ मालूम नहीं। मैं 28 मार्च 1996 से एक केस का जज रहा हूं। एक केस के कागज पत्र में मुझे ऐसी कौन सी भी रिक्वेस्ट नहीं मिली कि दाऊद इब्राहिम ने कभी सरेंडर करने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को या और किसी को कांटेक्ट किया था। ऑफिशियल ऐसी कोई अगर रिक्वेस्ट आई होगी तो ये मामला कोर्ट को रिपोर्ट किया जाता था कि ऐसी ऐसी हमारे पास रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसका असर बहुत होता है। नहीं, लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ कि पब्लिक डोमेन में अब ये बात आ चुकी थी, भले ही आपके सामने रिकॉर्ड पर नहीं आई हो। देखो, आप बोलते हैं कि पब्लिक डोमेन पर आ रही है, इसमें सच्चाई कितनी है ये कौन जानता है? कोर्ट के रिकॉर्ड में तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट तो है ही नहीं। मुझे नहीं लगता है कोई गवर्नमेंट ने बोला है। जितने तक मेरी जानकारी है कि गवर्नमेंट ने तो ऐसा नहीं बोला है कि हमारे पास गवर्नमेंट ने नहीं बोला, वो राम जेठमलानी को उसने फोन किया था। देखो, जेठमलानी साहब तो गवर्नमेंट का अंग नहीं थे, ना कोर्ट का अंग थे। शरद पवार जी ने भी, जितना मेरा ख्याल है, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट किया है कि ऐसी उनके पास कोई रिक्वेस्ट आई एज ए चीफ मिनिस्टर और एज एन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। अगर एक वकील और एक आरोपी, उनके बीच में अगर कोई बीच में जो बातें होती है तो उसका हम कॉग्निजेंस कैसे ले सकते हैं? क्या होता है ना, कौन से भी केस में जो आदमी भाग गया है, ऐसी अगर कोई उसकी रिक्वेस्ट आती है तो कोर्ट को इत्तला देना जरूरी होता है, क्योंकि एक प्रिंसिपल ऐसा है कि सब आरोपी का केस एक साथ चले तो अच्छा होता है। इसीलिए जब ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है या ऐसा आरोपी पकड़ा भी जाता है, चार्जशीट आने के बाद भी अगर कोई आदमी पकड़ा गया तो कोर्ट को इमीडिएट इंटीमेशन आती है। धन्यवाद कोदे साहब एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना जस्टिस पीडी कोदे को, जो हमें बता रहे थे अपने अनुभव और तमाम मुद्दों पर अपने विचार, उन्होंने अपने मन की बात हमारे सामने रखी।